गुड मॉर्निंग क्लास। पीछे रिवीजन करते चल रहे हैं आप लोग? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक खोज के बताओ। और हर्षवर्धन कौन से वंश का था ये खोज के बताओ। कौन से वंश का था हर्षवर्धन? राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। हर्षगुप्त, सॉरी हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे। लग रहा है मौर्य काल तक तो ठीक ठाक चला है, उसके बाद रास्ते में खड्डे ब्रेकर बहुत आगे लग रहा है। मौर्य काल और गुप्त काल तक भी आपको शायद पढ़ने में ठीक लगेगा। उसके बाद इतने परिवर्तन हुए हैं साम्राज्य में कि कई बार कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से समय में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कौन सा राजा था, फिर उसके बाद कौन आ गया। मतलब इतनी सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं हिस्ट्री में कि सबको एक साथ कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का। कट्टर ब्राह्मण किसको कहा गया था? कट्टर ब्राह्मण कौन सा वंश था, कौन से राजा थे? कौन सा राजा था? शुंग वंश। किंतु क्या नाम था राजा का? खोज के बताओ आराम से, कोई बात नहीं है। पर ये जो काम खोजने का है इसको घर पे करना पड़ेगा, खासकर हिस्ट्री के लिए आपको। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? आर्यभट्ट। पक्का आर्यभट्ट का है? नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। कनिष्क कौन से वंश से संबंधित है? कनिष्क। कुषाण वंश कि यूची वंश? कुषाण था कि यूची था? दोनों एक ही हैं क्या? ठीक है। इंडिका ये किताब किस लेखक की है? मेगास्थनीज की। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची के बौद्ध स्तूप फेमस हैं। बिंदुसार का पिता कौन था? और बिंबिसार
कौन से वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के संस्थापक। ठीक, मौर्य के बाद है समस्या, मतलब खास करके गुप्त के बाद में। चलिए, कल लास्ट हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था? गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था। लास्ट शासक कौन था गुलाम वंश में? क्यूमर्स। और संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था ऐबक? गौरी का। और गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में कौन कौन थे? ऐबक, याल्दोज, कुवाचा। ठीक है। तराइन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब कब हुआ है? पहला 1191, दूसरा 92 और तीसरा 1215-16 के आसपास। ठीक है। चलिए, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ना चाहिए? खिलजी वंश। सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो गुलाम के बाद में खिलजी वंश आया था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर के 1290 तक। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा 1290 से 1320। 1290 से 1320। ठीक, अब इसमें खास करके 2 राजाओं के नाम इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा पद्मावत मूवी का विलन कौन था? अरे भाई, विलन आपका रणवीर सिंह। क्या नाम था, क्या कैरेक्टर प्ले किया था? कैरेक्टर का नाम तो याद करके बता दो। देखें कि नहीं सभी लोग पद्मावत? देखे हैं ना? नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये टॉपिक रिवाइज करने के लिए। होमवर्क में लिख लो, पद्मावत मूवी देखना है खिलजी वंश के लिए। याद आया कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था? अलाउद्दीन खिलजी प्ले किया था क्या? अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर याद आ रहा है या आते आते आएगा अभी थोड़ा देर में? चलो ठीक है। पहला इसमें राजा का नाम लिखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जलालुद्दीन। एक मोटा सा राजा बैठा होता था। ठीक है, इसका कैरेक्टर कौन प्ले किया था? जो हिना मूवी में पुलिस का रोल प्ले किया था। हिना मूवी देखें सभी लोग? अरे यार क्या देखे हो। ठीक है, चलो लिखो। पहला शासक था इसमें जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जाहिर है इसने अपने पहले जो गुलाम वंश था उसके आखिरी शासक कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था। ठीक है, लिखिएगा इसमें, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। मतलब 70 की उम्र में इसको गद्दी मिली थी। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। नेक्स्ट पॉइंट,
इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके पहले किसके शासनकाल में हो रहा था मंगोलों का आक्रमण? इल्तुतमिश के काल में। और याद है मैंने बताया था कि एक व्यक्ति था जियाउद्दीन बर्नी करके, वो मंगोल की तरफ से भाग करके भारत आ रहा था और उसको शरण अगर दे देते इल्तुतमिश तो जाहिर है उनको मंगोलों का गुस्सा फेस करना पड़ता। उससे बचने के लिए उसने शरण देने से इनकार कर दिया और युद्ध टल गया था उस समय, ठीक। लेकिन इसके टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी के समय पे युद्ध होने प्रारंभ हो गए थे और इसने भी क्या किया, युद्ध से बचने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उनके वंश में कर दिया था, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का भी विवाह इनकी एक पुत्री से हुआ था। पद्मावत मूवी देखना ही है, होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा। पद्मावत मूवी देखिएगा, सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक। इसमें नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपनी पुत्री का विवाह उलूग खां, एक मंगोल व्यक्ति है, मंगोल शासक है, उलूग खां। उलूग खां, और ब्रैकेट में चाहे तो स्पेसिफिक में लिखिएगा मंगोल आक्रमणकारियों में से एक व्यक्ति था उलूग खां। ठीक। अब ये शब्द आप पहले भी कहीं पे लिखे हैं, उलूग खां करके। किसी व्यक्ति को उपाधि मिली थी, किसको? अच्छा हाँ, ऐबक को मिला था, गोरी ने दिया। नहीं, वो चंद्रमुखी दिया। अच्छा चंद्रमुखी दिए। इसके जस्ट पहले ही एक शासक का नाम लिखे होंगे जो पावरफुल शासक था, बलबन। बलबन को उलूग खां की उपाधि मिली थी, ठीक है। पर एक्चुअल में ये उलूग खां नहीं था। उलूग खां जो वास्तविक रूप से व्यक्ति था, ये मंगोल व्यक्ति था, ठीक है। मंगोल व्यक्ति था। मंगोलों का जब आक्रमण हुआ था भारत में खिलजी वंश के समय पे, तब ये भारत आया था। भारत में आने के बाद में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था उलूग खां से, और यहीं से जो नया वंश एक चला, जो मंगोल भारत में आकर के इस्लाम धारण किए, इनको नया मुसलमान कहा गया, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये, लिखिएगा। इन्होंने उलूग खां तक कंप्लीट कर लिए, उलूग खां से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इन्होंने यहीं रहकर, मतलब भारत में रहकर, इन्होंने यहीं रहकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकार किया और नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान कहलाए। पहला वाला सिर्फ उपाधि है, नाम उसका बलबन है एक्चुअल में। हाँ, स्पेलिंग भी सेम है। उलूग का मतलब क्या होता है ये नहीं पता है मुझे, पर उसको उपाधि मिली थी, इसका एक्चुअल में नाम था उलूग खां, ठीक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फिर से मुझे मूवी का रेफरेंस लेना पड़ता, पर आपने मूवी देखा नहीं है बहुत लोगों ने। आपको याद होगा कि इसकी हत्या कैसे हुई थी जलालुद्दीन की? कोई तो देखे होंगे पूरी क्लास में पद्मावत मूवी। कैरेक्टर याद नहीं आ रहा है। रणबीर सिंह का कैरेक्टर तो याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी। खली बली हो गया दिल, डांस करता है बढ़िया सा। तो ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन से पूछे बिना, मतलब ये तो एक पुत्री का विवाह कर दिया उलूग खां से, ठीक है। अब पुत्रियां कितनी थी इसकी गिनती नहीं है हमारे पास, पर एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से भी करता है, ठीक है। मतलब ये इसका पहले रिलेशन में चाचा भी था, ठीक है। ये जलालुद्दीन जो था वो अलाउद्दीन का चाचा भी था, और बाद में इसने क्या किया, ससुर भी हो गया उसका। मतलब अपनी पुत्री का विवाह किया तो अलाउद्दीन इसका दामाद भी हो गया, ठीक। तो पहले चाचा भी था, बाद में ससुर भी हो गया था। इसने क्या किया,
अलाउद्दीन को दक्षिण विजय के लिए भेजा था, और दक्षिण की तरफ जब ये कई जगह पे आक्रमण कर रहा था तो अपने चाचा से पूछे बिना एक दो जगहों पर उसने आक्रमण किया था और खूब संपत्ति लूट ली थी। उसका नाम मैं आगे लिखवा दूंगा। वहां पे जब मतलब अपने चाचा से परमिशन लिए बिना, मतलब जलालुद्दीन से परमिशन लिए बिना अलाउद्दीन ने कुछ जगहों पे आक्रमण करके संपत्ति लूटा था। इसकी खबर लग जाती है जलालुद्दीन को और वो वहां पे पहुंच जाता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या क्या उसने लूटा है और उसको मतलब थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कि आपने मेरी परमिशन के बिना कैसे कहां कहां पे आक्रमण कर दिया करके, ठीक। वहीं पे ये क्या करता है, अलाउद्दीन इनकी हत्या कर देता है, ठीक। अलाउद्दीन जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में रहता है जहां पे इसने कुछ लूट का माल रखा हुआ था। जलालुद्दीन जब आता है वहां पे चेकिंग करने के लिए, तब अलाउद्दीन उसकी हत्या कर देता है। मूवी देखेंगे पूरा साफ हो जाएगा, ठीक। लिखिएगा इसमें, जलालुद्दीन के दामाद, जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में भिलसा और देवगिरी अभियान चलाया। भिलसा और देवगिरी अभियान चलाया। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पर इसने जलालुद्दीन की भी हत्या की। यहीं पर इसने जलालुद्दीन की भी हत्या की, ठीक। स्टोरी आपको मूवी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ जगहों के नाम हो सकता है मूवी में मिर्च मसाले लगा करके चेंज हो जाएं, कैरेक्टर्स लगभग इतने ही मिलेंगे आपको। जलालुद्दीन है, उसकी पुत्री है अलाउद्दीन, ये तीन वहाँ पे मेन कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा, क्या नाम था, रतन सिंह, ये 5-6 कैरेक्टर्स आपको बिल्कुल स्पेसिफिक मिल जाएंगे, ठीक है। और एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, खास सेनापति था, ट्रांसजेंडर एक था ना, क्या नाम था, हाँ मलिक काफूर। ये इतने कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 1296 से 1316, ठीक। इसका कुछ अन्य नाम अगर पूछा जाए तो इसका एक नाम था अली, उस मूवी में इसका जिक्र मिलेगा, अली। और एक नाम है गुरसास्प। जिनको याद है छोड़ दीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने से, कॉपी भरने से मतलब नहीं है। इसका अन्य नाम था अली और गुरसास्प। और अपने चाचा की हत्या करके राजा बनता है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, या सीधे उपाधि करके लिखिएगा, उपाधि डैश सिकंदर ए सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर। इसको भी विश्व विजय का भूत सवार था जैसे सिकंदर को था। सिकंदर ए सानी इसकी उपाधि थी, सिकंदर ए सानी मतलब द्वितीय सिकंदर। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने
इसने जमात खाना मस्जिद, इसने जमात खाना मस्जिद, इसने जमात खाना मस्जिद कौमा सीरी फोर्ट या सीरी का किला, सीरी का किला, कौमा अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। ये अपने टाइम में एक नया धर्म ही चलाना चाहता था। मुस्लिम धर्म के अलावा ये अपने आप को और कुछ अनुयायियों को मिलाकर एक अलग धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उस समय के जो उलेमा थे, उलेमा मतलब जो धार्मिक मामलों के प्रमुख होते हैं, उन्होंने इसको ये काम करने से मना कर दिया था, इसीलिए इसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु असफल रहा, परंतु असफल रहा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, मतलब मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। मुस्लिम, कौन सा मुस्लिम शासक था जो नया धर्म चलाना चाहता था? मुस्लिम धर्म का देखा जाए तो बेस ही यही है कि वो एक अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मानेंगे, एक ईश्वरवाद की मतलब संकल्पना पर आधारित है इस्लाम धर्म, और ये इस्लाम के अंदर ही एक नया धर्म शुरू करना चाहता था। पब्लिक के विरोध के मद्देनजर इनको ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, कुछ भी हो सकता था, वो अपने कुछ नए ट्रेडिशन सेट कर देता और बताता कि ये एक नया धर्म है, कुछ भी नाम रख देता, XYZ धर्म फॉलो करेंगे आज से, जैसे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, वैसे एक नया धर्म पैदा कर देता वो। ठीक है, मतलब जो नया धर्म होता, इसमें जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को ईश्वर के स्थान पे रखता, और जो भी इसके फॉलोअर्स होते वो इसके डाई हार्ट फॉलोअर होते, मतलब कुछ भी कर लेंगे उसके लिए, ऐसा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके द्वारा लगाए गए प्रमुख कर, इसके द्वारा लगाए गए प्रमुख कर, ये पूछा गया है। खास करके कई सारे राजा हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है, खास करके मैच द फॉलोइंग टाइप में, जजिया, जकात, खुम्स, खराज और एक घरी चेरी, इस टाइप के 5-6 कर हैं, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। पहला है जजिया, ये पहले भी नोट कर चुके हैं, यहाँ पे भी है जजिया डैश करके गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमानों पर जजिया, गैर मुसलमानों पर। दूसरा है जकात, मुसलमानों के लिए धार्मिक कर, मुसलमानों के लिए धार्मिक कर। ऐसा कहते हैं कि इस्लाम धर्म के मानने वाले किसी भी व्यक्ति को हर महीने अपनी संपत्ति का 2.5% गरीबों में दान करना चाहिए, इसी को कहा जाता है जकात। ठीक है, जनरली ऐसा करते नहीं है, और खास करके इस्लाम में एक बहुत पवित्र महीना है जो महीने भर उपवास रखते हैं। कौन सा महीना है? रोजे रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा महीना होता है भाई जिसमें पूरे महीने भर रोजा रखते हैं? ठीक, जो भी है, मतलब याद नहीं आ रहा है वो शब्द, उस पूरे महीने के लिए ही खास करके ज़्यादातर मुस्लिम, क्योंकि वो उनके लिए बहुत पवित्र महीना होता है। और रमज़ान,
रमज़ान के महीने में ये पूरा रोज़ा रखते हैं और अपने संपत्ति का 2.5% निकाल करके अगर खुद दान करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मस्जिद में दान कर देते हैं, फिर वहाँ से चैरिटी काम के लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो जजिया हो गया, ज़कात हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा खराज। खराज, भू राजस्व कर, कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला भू राजस्व कर, खराज। अगला है खुम्स। खुम्स, लूटे गए धन पर राजा का हिस्सा। लूटे गए धन पर राजा का हिस्सा। अगर कहीं पे मान लो आक्रमण कर रहे हैं, वहां से जितना भी संपत्ति धन लूटा जाएगा, इसके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लगभग 80% राजा को मिलता था और 20% ये सैनिकों में बांट देता था। ठीक है, इसको कहा जाता था खुम्स, लूट का माल। नेक्स्ट, एक है घरी और एक है चरी। घर पर लगाया गया टैक्स घरी और चराई वाली भूमि पर लगाया गया टैक्स चरी। घरी और चरी, वैसे इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा। घर पे लगाया गया घरी और चराई वाले भूमि पर लगाया गया टैक्स चरी। घरी में लिखिएगा घर एवं झोपड़ी पर, घर एवं झोपड़ी पर, और चरी है मवेशियों पर लगाया गया चराई कर। मवेशियों पर लगाया गया चराई कर। ठीक, जाहिर है कि जो व्यक्ति घर में मवेशी रख रहा है, गाय बैल भैंस जो भी रख रहा है, उन सभी को चराने के लिए सरकारी भूमि पर छोड़ेगा और वहां पे चराई करेगा, इसीलिए वहां पे टैक्स लगाया जाता है जिनके पास मवेशी होते थे उनके ऊपर में। ठीक, अब ये जो अलाउद्दीन है, मैंने बताया कि बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये काम कर रहा था। ठीक है, इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में इसने प्रशासन में भी कई सारे बदलाव किए। हमने ज़्यादा करके आपके दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा राजाओं के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ा है, पर इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, पहला पॉइंट लिखिएगा हुलिया एवं दाग। हुलिया एवं दाग। हुलिया मतलब किसी भी सेना का, किसी भी सैनिक का हुलिया, चेहरा कैसा है उसको नोट करके रखना। और दाग मतलब घोड़ों के शरीर पर गर्म लोहे से एक दाग बनाया जाता था, चिन्ह बनाया जाता था कि पहचाना जा सके कि कौन सा घोड़ा किस सैनिक का है, उनके पास पर्याप्त घोड़े हैं या नहीं है। ठीक है, तो हुलिया एवं दाग की प्रथा। नेक्स्ट, स्थायी सेना। स्थायी सेना, स्थायी सेना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक व्यवस्था चली आ रही थी, सामंती व्यवस्था, और यही जो सामंती व्यवस्था है आगे चल करके इक्ता व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में यही इक्ता व्यवस्था बन जाती है। इक्ता मतलब लोगों को या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को भूमि दान में दिया जाता था और उस भूमि पर जो अधिकारी होता था काम करने वाला, उसको इक्तेदार कहा जाता था। ये इक्तेदार भूमि से टैक्स भी कलेक्ट करेगा और अपने पास एक सैन्य टुकड़ी मेंटेन करेगा। जब भी राजा को आवश्यकता होगी वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगा, वो उसको सैन्य सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक, उसके जगह पे अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्थायी सेना रखने का व्यवस्था किया। नेक्स्ट पॉइंट, बाजार मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था। बाजार मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था। बाजार मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था।
अब इन सभी के लिए इसने काफ़ी सारे अलग अलग विभाग भी बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा प्रश्न वहाँ से पूछे नहीं गए हैं, पर ये तीनों जरूर याद रखिएगा, ये तीनों बिंदु और एक टैक्स वाला बिंदु। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुए और टैक्सेशन में उसने क्या क्या चीज़ें इम्पोज की, कौन कौन से टैक्स लगाए, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था से अलग करके अगला पॉइंट लिखिएगा, गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन ने मलिक काफूर नामक दास को 1000 दिनार में खरीदा, 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। खिलजी को या मलिक काफूर को? मलिक काफूर को कहा जाता है, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। असल में ये एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति था, ठीक है, मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर था, और जो भी राजा होते थे उस टाइम पे, वो इनकी जो बीवियां होती थी उस स्थान को, उस अलग सेपरेट स्थान को कहा जाता था हरम। ठीक, हरम क्या होता था? जहां पे इनके महत्वपूर्ण जो स्त्रियां होती थी महल की, वो यहाँ पे निवास करती थी हरम में, खास करके राजा की पत्नी या उनसे संबंधित जो सगे संबंधी होते थे। ठीक, तो हरम की देखरेख के लिए ये मेल सैनिकों को लगाना अवॉइड करते थे, जब तक मजबूरी तब तक तो लगा रहे थे। तो मेल सैनिक को लगाने की जगह ये ट्रांसजेंडर लोगों को वहाँ पे हायर करके रखते थे। ठीक, अब इसको जो ये मलिक काफूर मिला था, इसका स्किल्स मतलब फाइटिंग स्किल्स और बाकी चीज़ें देख करके उसने उसको 1000 दिनार में खरीदा था, और खास करके इसने हरम की देखभाल के लिए उसको लगाया हुआ था। लेकिन बाद में उसने जब अपने स्किल्स प्रूफ किए राजा के सामने, तो बाद में वो उसको अपना प्रधान सेनापति भी बना लेता है, और कई सारे विजय अभियान में उसको लीड करने के लिए भेज देता है, जैसे कि दक्षिण विजय अभियान के लिए। ठीक है, तो मलिक काफूर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मूवी में मिलेगा आपको, इंजॉय कीजिएगा उसको। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे? इसके चाचा के समय में, शादी करके मेंटेन कर लिया था रिलेशन वहां पे। उसके बाद में इसके टाइम पे भी बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए हैं। ठीक, लिखिएगा, अलाउद्दीन के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया। यह पहला मुस्लिम शासक था। जाहिर है कोई ना कोई पहला होना ही था, क्योंकि शुरुआत हुई थी दिल्ली पर आक्रमण के लिए। दिल्ली के बाद में ये बिहार यूपी वाला एरिया पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। जैसे जैसे वहां पे इनका एक साम्राज्य स्थापित हो गया, उसके बाद और दक्षिण की तरफ मूव करते गए। ठीक, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया। दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया। ठीक, इसी में ही एक दो महत्वपूर्ण अभियान का नाम लिख लीजिएगा। पहला देवगिरी वारंगल, वर्तमान तेलंगाना वाला क्षेत्र है वारंगल। देवगिरी वारंगल
कॉमा होयसल, होयसल वंश भी था एक दक्षिण में, होयसल कॉमा पांड्य, पांड्य, चोल चेर पांड्य पढ़े थे, उसी में ही वंश है पांड्य। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम और पांड्य। देवगिरी आपका गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आता था देवगिरी, खास करके महाराष्ट्र वाले एरिया में था। इसका जिक्र एक बार फिर से आएगा देवगिरी का। एक राजा मिलेगा, मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी विद्वान शासक भी था और बहुत सारे सनकी टाइप के कदम भी उठाया था। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक फ्रेज, एक कहावत सुने होंगे, तुगलकी मिजाज का व्यक्ति होना। ठीक है, तो जो तुगलक था वो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी की तरफ शिफ्ट करना चाहता था। ठीक है, लगभग 700-800 किलोमीटर्स की दूरी है और वहाँ से यहाँ अपना कैपिटल शिफ्ट करना चाहता था। ठीक है, इसकी स्टोरी हम आगे देखेंगे, पर ये देवगिरी अभियान किसने चलाया था सबसे पहले? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, ये जो दक्षिण विजय अभियान है वहीं पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा। इस अभियान के पूरे दक्षिण भारत अभियान के जो लीडर थे, जो सेनापति थे, वो थे मलिक काफूर। नेतृत्व मलिक काफूर, इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने या अलाउद्दीन ने 1303 में, अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ कहां पे है? राजस्थान में। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कंटिन्यू करेंगे इसी में। इस समय चित्तौड़ के शासक रतन सिंह थे। रतन सिंह थे। चित्तौड़ के शासक रतन सिंह थे। इस युद्ध में अलाउद्दीन विजयी हुआ। इस युद्ध में अलाउद्दीन विजयी हुआ। ठीक, अब इसके पीछे पूरी स्टोरी है, पर आपका मूवी का जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पूरा मूवी देखेंगे तो इसका पूरा स्टोरी एंजॉय कीजिएगा। लगभग ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ के जो किले थे उनको भेद पाना मुश्किल था, इसीलिए ये लगभग 6 महीने साल भर उसी के आसपास पूरा डेरा बना करके बैठा हुआ था। जब उनका राशन पानी खत्म होने लगा तब जाकर के वो बाहर आए और तब जाकर के युद्ध होना शुरू हुआ था। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी इतनी कुछ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट राजा का नाम लिख लीजिएगा खिलजी वंश में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश में आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं वो शायद जलालुद्दीन और ज़्यादा से ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी तक सीमित हो जाते हैं। उसके बाद में जो शासक लिख रहे हैं वो सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसके बारे में लिखिएगा एक पॉइंट। यह एकमात्र मुस्लिम शासक था।
यह एकमात्र मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। खलीफा शब्द सुने हैं? सुने हैं कि सुने हैं कभी? सुना सुना लग रहा है। हाँ, बगदाद की तरफ जो धार्मिक प्रमुख थे जिनको खलीफा कहा जाता था, इस्लाम धर्म के प्रमुख खलीफा कहे जाते थे, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यह एकमात्र शासक था जिसने स्वयं को मुस्लिम धर्म का खलीफा घोषित किया। ठीक, पागल टाइप का एक शासक था, हमेशा नशे की अवस्था में रहता था, कभी कभी बिना कपड़ों के महल में दौड़ता घूमता पाया जाता था। ठीक है, तो इनकी जो पागलपन को देख करके इनके ही शासकों ने या इनके जो मंत्री थे, इन्होंने इनको बेदखल कर दिया शासन से, और एक नए शासक बैठते हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट शासक हैं नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो, या कहीं कहीं पे नसीरुद्दीन खुसरो खां करके भी मिलेगा। ये इस वंश का आखिरी शासक था। एक मुस्लिम माता और हिंदू माता और मुसलमान पिता का ये पुत्र था, और इसी वजह से सोसाइटी में या इनके शासन में इनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि आधा हिंदू है आधा मुस्लिम है, कुछ भी काम अगर हिंदुओं के फेवर में करता तो इनका विरोध होना शुरू हो जाता था। ठीक, इनके बारे में एक दो पॉइंट लिखिएगा। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक, अगला वंश कौन सा आएगा इसके बाद में? गुलाम हो गया, खिलजी हो गया, अगला कौन सा है? तुगलक वंश। इसके जो पहले शासक हैं उन्हीं ने ही लास्ट वाले वंश के आखिरी शासक की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। ठीक, नसीरुद्दीन से पहले कौन सा शासक आया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये जो अगला शासक आने वाला है, इसने क्या किया? नसीरुद्दीन को सुपारी दे दिया इनके पिछले वाले शासक की। ठीक है, और उसके बाद में नसीरुद्दीन को खुद इस तुगलक वंश के पहले शासक ने निपटा दिया। ठीक, इसका मतलब है कि एक्स को मारने के लिए पहले वाई को हायर किया और फिर वाई को मारने के लिए जेड खुद आ गया और स्वयं वहां पे शासन का अधिकारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414। 1320 से 1414 तुगलक वंश 1320 से 1414। ठीक, इसमें पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश 1320 से 1414, पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 25, 1320 से 25 तक। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की। गाजी मलिक की उपाधि धारण की। गाजी मलिक की उपाधि धारण की।
गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है नॉन मुस्लिम्स की हत्या करने वाला। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को समाप्त करने वाला गाजी कहा जाता है। गाजी मलिक की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर एवं कुओं का निर्माण करवाया। इसने सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर एवं कुओं का निर्माण करवाया। संभवतः यह पहला मुस्लिम शासक है, शायद पहले कभी ऐसा जिक्र नहीं पड़े थे। इसने सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर एवं कुओं का निर्माण करवाया। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, एक स्टोरी आपने सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। ये स्टेटमेंट कहीं सुने हैं? दिल्ली अभी दूर है। ठीक, इन्हीं के बारे में कहा जाता था। बंगाल विजय अभियान पर था। बंगाल से लौटते समय इनके यहाँ एक शेख रहते थे निजामुद्दीन औलिया के नाम से। ठीक, वो निजामुद्दीन औलिया को ये पसंद नहीं करते थे और अपने बंगाल विजय से लौटते समय यहाँ पे दिल्ली है, इधर बंगाल है मान लो, तो बंगाल से लौटते समय ये पहले ही अपने सेनापति से खबर भेज दिए थे कि बता दीजिए उनको कि हम आ रहे हैं और दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। तब उन्होंने एक मैसेज भिजवाया था कि जनाब दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में ही, दिल्ली से पहले ही शायद यूपी के आसपास, इनके रुकने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया था और वो लकड़ी का महल ढह जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से लौटने के दौरान शेख निजामुद्दीन औलिया को अपने सेनापति के माध्यम से दिल्ली छोड़ने का संदेश भेजता है। बंगाल विजय से लौटने के दौरान निजामुद्दीन औलिया को अपने सेनापति के द्वारा दिल्ली छोड़ने का संदेश भेजता है। जवाब में औलिया कहते हैं दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। ठीक, अब ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट किसका है? निजामुद्दीन औलिया का। कौन से शासक के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक एक लकड़ी के महल में विश्राम के लिए रुका। लौटते समय गयासुद्दीन एक लकड़ी के महल में विश्राम के लिए रुका।
जहां महल गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। जहां महल गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और लकड़ी का महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र शासक बनता है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट राजा हुआ गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक। पहला था गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और यही वो व्यक्ति है जो सनकी व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके प्लान्स फेल हो जाते थे बार बार। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 51, 1325 से 51 तक। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, इसका वास्तविक नाम जूना खां था। इसका वास्तविक नाम जूना खां था। वैसे इसको भी उलूग खां की उपाधि मिली हुई थी। खोजना पड़ेगा उलूग का मतलब क्या होता है। पता है क्या किसी को उलूग खां? उलूग का मतलब क्या होता है? चलिए कल देख के बताते हैं उलूग का मतलब क्या होता है। इसका वास्तविक नाम जूना खां था। नेक्स्ट पॉइंट, यह कई विषयों का विद्वान था। यह कई विषयों का विद्वान था। पर किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान में कई बार फर्क होता है। कई बार प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन हैंडल करने वाला व्यक्ति हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा ना हो। ये पढ़ा लिखा तो था लेकिन सिचुएशन हैंडलिंग इसकी खराब हो गई थी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में मोरक्को से विदेशी यात्री कौन था? इब्न बतूता। मोरक्को से विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया। हाँ, मोरक्को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट याद कर पा रहे हैं? अफ्रीका में लगभग पश्चिम की तरफ चले जाएंगे। पश्चिम की तरफ नहीं, ये पड़ेगा आपको नॉर्थ वेस्ट टाइप के एरिया में पड़ेगा। ठीक, नॉर्थ वेस्ट मतलब अफ्रीका में इस टाइप के पॉइंट में पड़ेगा। ये नॉर्थ, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाले सेक्शन में पड़ेगा मोरक्को। हाँ, मिस्र तो आपको इधर पड़ जाएगा, इजिप्ट या मिस्र। ठीक, लिखिएगा मोरक्को का निवासी या मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया। इसकी किताब, कई किताबों में सिर्फ रेहला मिलेगा या किताब उल रेहला। किताब उल रेहला, आप चाहें तो सिर्फ रेहला नोट कर लीजिएगा। रेहला के नाम से इसकी किताब फेमस है। इसकी किताब या इसकी रचना किताब उल रेहला प्रसिद्ध है। ठीक है, विदेशी यात्री कहां से आया था? इब्न बतूता, मोरक्को से। इसकी किताब कौन सी है? रेहला। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक, या इसको शॉर्ट में आप MBT लिख लीजिए कहीं पे, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं।
मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं। ठीक, पढ़ा लिखा व्यक्ति था पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को इसने ध्यान नहीं दिया। सिचुएशन क्या क्या हो सकती है उसकी शायद कैलकुलेशन नहीं कर पाया था और अपने मन से कुछ कुछ स्कीम्स लागू करते गया जो बाद में फेल हो गए। ठीक है, सबसे पहला इसमें लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं में सबसे पहला नोट कीजिएगा, दोआब में कर वृद्धि। गंगा यमुना दोआब है, उस एरिया में इसने टैक्स बढ़ा दिया था। दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। नेक्स्ट, अच्छा ये जो टैक्स मतलब इसके अलावा कुछ चीज़ तो आपको पूछेगा नहीं, दोआब में कर वृद्धि इसमें क्या था कैसा था ये तो शायद ही पूछे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। असल में जो गंगा यमुना का दोआब है वहां पे इसने टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया था। और टैक्स ऐसा नहीं था कि 5% 10% बढ़ाया, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था। और उसी समय अचानक से वहाँ पे सूखे की स्थिति हो गई और साथ में वहाँ पे प्लेग फैल गया था। ठीक, यूपी बिहार वाले पूरा बेल्ट था, नॉर्थ वाला बेल्ट, वहाँ पे सूखा मतलब ड्रॉट की सिचुएशन हो गई थी और साथ में वहाँ पे बीमारी प्लेग फैल गई थी। जितने भी लोग वहाँ पे टैक्स के बेस के अंदर आते थे, मतलब जिनको टैक्स पे करना पड़ता था, जितने किसान थे, उन्होंने इस प्लान का विरोध कर दिया और इसको मजबूरी में अपना ये प्लान वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो इसका जो पहला प्लान था दोआब में कर वृद्धि, ये फेल हो गया था। ठीक, सेकंड प्लान लिख लीजिएगा। सेकंड, इसकी जो प्रमुख योजनाओं में पहला था दोआब में कर वृद्धि, सेकंड है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, देखा जाए तो दिल्ली जो है वो भारत का बिल्कुल सेंटर पॉइंट नहीं कह सकते। भारत अगर इस टाइप के डायमंड शेप में है तो दिल्ली जो है वो लगभग नॉर्थ की तरफ है और कोई भी राजा या कोई भी शासक चाहता है कि उसका जो कैपिटल है वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक, और वो ऐसे ही किसी एक सेंटर पॉइंट की तलाश में था, क्योंकि ये जब दिल्ली से शासन करता था तो दाएं बाएं बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे, तो ये चाहता था कि यहाँ पे अपना कैपिटल वहाँ पे इस्टेब्लिश करके रखे और वहाँ से फिर ये चारों तरफ एक साथ एक समय में अपना शासन मेंटेन कर पाएगा, सभी को अपने नियंत्रण में कंट्रोल में रख पाएगा। पर ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाता, जब ये धीरे धीरे पहले इस लोकेशन को डेवलप करता। किसी भी सिटी को डेवलप होने में कई सौ साल लग सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह पे सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए तो वहाँ पे लोग रहने चले जाएंगे, पूरा मार्केट डेवलप हो जाएगा। लोग अपने घर को छोड़ने के लिए बहुत मजबूरी में ही दूर जाते हैं। ठीक है, किसी व्यवसाय के लिए हो गया या किसी खास उद्देश्य से ही यहाँ से यहाँ आना पसंद करेंगे, लेकिन ये सबको मजबूर कर दिया कि चलो अब यहाँ से निकल करके यहाँ जाएंगे करके। ठीक, पूरी पब्लिक को लेकर के यहाँ पे आने के लिए निकला, भरी गर्मी में निकला था, आधी पब्लिक तो यहाँ पहुँचने में ही, भाई ये जो महाराष्ट्र का इलाका है उस टाइम के सूखाग्रस्त और काफ़ी गर्मी वाला इलाका होता था। अब यहाँ पे आते आते कई लोग भूख प्यास से ही मर गए। भाई राजा के लिए खाना बचा के रखना जरूरी था, आम पब्लिक को खाना मिला नहीं, बहुत लोग आते आते मर गए। अब यहाँ आने के बाद बोलता है अरे यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, चलो वापस चलते हैं। तो आधे लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते मर गए। ठीक है, गर्मी में सबको यहाँ लेके आया पहले खींच के, फिर बोलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तो आधे लोग यहाँ आते आते मर गए। ठीक, तो बचे खुचे लोग जो थे वो मतलब इसका खूब क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसका राजधानी परिवर्तन वाला जो स्कीम था वो भी फेल हो गया। इसमें लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। यह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र में, दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहता था। दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहता था। ठीक, यहाँ ये प्लान भी इसका असफल रहा। स्टोरी आपको पता चल गई। लोगों का एक तो विरोध था कि शुरू से नहीं जाएंगे करके, पर अब राजा का एक डिक्टेटर का अगर ऑर्डर आ गया है तो यहाँ से नहीं हटेंगे तो भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि चलो राजा के साथ निकला जाए। अब जो सिचुएशन को फेस कर लिए, थोड़ा सा जिनकी सहनशीलता ठीक थी वो बच गए और जो नहीं सह पाए उस मौसम को निपट गए, और बाकी जिनका बचा खुचा जान था वो जाते जाते निकल गया। तो ये राजधानी परिवर्तन वाला भी प्लान फेल हो गया था। नेक्स्ट है कृषि सुधार।
कृषि सुधार। अब इसका ये प्लान जो था वो बड़ा अच्छा इंटेंशन से, अच्छी उम्मीद से लाया गया प्लान था। कृषि सुधार ये चाहता था कि एक ऐसा बैंक हो, उसके टाइम पे कह सकते हैं कि एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था हो जो किसानों को लोन दे सके। पर लोन किसान ले तो लिए खूब सारा, लेकिन उसको चुका पाने में असमर्थ थे। और जब किसान लोन नहीं चुका पाए तो कुछ चीज़ गिरवी रखे बिना उनको लोन दिया गया था, और ये प्लान भी इसका फेल हो गया। तो कृषि सुधार में भी 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा। इसने भूमि की पैमाइश, मतलब नापने का काम, इसने भूमि की पैमाइश, कृषि भूमि जो थी उसकी पैमाइश, इसने भूमि की पैमाइश कर कृषि ऋण की व्यवस्था की। जितनी भूमि है उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेशो में आप लोन ले सकते हैं, यह व्यवस्था इसने किया था। कृषि ऋण की व्यवस्था की। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों ने बड़ी मात्रा में ऋण लिया लेकिन चुकाने में असमर्थ रहे। किसानों ने बड़ी मात्रा में ऋण लिया लेकिन चुकाने में असमर्थ रहे, और इसका ये कृषि सुधार वाला प्लान भी फेल हो गया। अभी के टाइम नहीं था कि कर्जा माफ कर देते उनको, तो अभी तो खैर पार्टी बदलना है करके कर्जा माफ वाला प्लान रहता है। उस टाइम तो जो है वही राजा है, उसको उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ तो नुकसान राजा का होना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा, असल में इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के ही कॉइन मार्केट में ज़्यादा प्रचलित थे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन। ठीक, लेकिन मार्केट में या गोल्ड और सिल्वर का जो आपूर्ति था वो बहुत कम हो गया था। तो जो सरकारी टकसाल थे वहाँ पे सिक्कों की ढलाई कम हो पा रही थी, इसकी वजह से मार्केट में कॉइन्स का सर्कुलेशन कम हो रहा था। इसने क्या कहा कि जो तांबे के सिक्के हैं, तांबा बड़ी आसानी से उपलब्ध था राजस्थान वाले क्षेत्र से, तो तांबे के सिक्कों को ही इसने क्या किया, गोल्ड या सिल्वर के बराबर इसने वैल्यू प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, मतलब तांबे का एक ऐसा सिक्का जिसका शेप और साइज, मान लो 1 सेंटीमीटर डायमीटर का एक कॉइन है सिल्वर का, और वही 1 सेंटीमीटर डायमीटर का और प्रॉपर उसी के थिकनेस का जो तांबे का कॉइन होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की सिल्वर की। ठीक, अब उसने कॉइन बनवाते समय ये ध्यान नहीं दिया कि कॉइन को कॉपी न किए जाने के लिए कुछ प्रोविजंस कर दे। ठीक, जब ये कॉइन बनवा रहा है भाई, सिल्वर की तो कुछ वैल्यू है लेकिन तांबा तो हर किसी के घर में था उस समय, तो लोग क्या किए, तांबे के सिक्के बनाना, घर पे ही टकसाल बना करके खूब सारे सिक्के बनाना शुरू कर दिए। और जब राजा ने देखा कि मार्केट में कॉइन्स की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसने पता करवाया, तो पता चला कि लोग अपने घर में ही टकसाल खोल के बैठ गए हैं। बाद में उसने क्या कहा कि ये सारे सिक्के अब नहीं चलेंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। लेकिन जितने समय तक वो सिक्के बन गए थे, उतने सिक्कों को इसने क्या कहा कि उतने सिक्के जो कि मार्केट में भी प्रचलन में है, उनको अगर वापस लेकर के आएंगे तो बदले में उनको सिल्वर के कॉइन्स मिल जाएंगे। तो लोग बड़ी मेहनत से अपने घर में सब मजदूर मिल करके, जितने थे बीवी बच्चे सब मिल करके कॉइन्स बनाने लग गए, और 1 दिन 2 दिन में जितना कॉइन्स बना सबको ले जाके राजा के दरबार में पटक दिए, बोले इसके बदले हमको सिल्वर के कॉइन्स दे दो। ठीक है, तो कॉइन्स एक्सचेंज करवाने पड़े सबको, और राजा के राजकोष से खूब सारे गोल्ड और सिल्वर के भंडार कम हो गए। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था वो भी इसका प्लान फेल हो गया था। ठीक है, रीजन क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ही या वैश्विक रूप से ही गोल्ड और सिल्वर की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से इसने तांबे के सिक्के चलाने का निर्णय लिया था। ठीक, इसमें नोट कर लीजिएगा। इसने
चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही था। जिसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही था। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों ने अपने घरों में सिक्के ढालने शुरू कर दिए। लोगों ने अपने घरों में सिक्के ढालने शुरू कर दिए, कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। सिक्के बनाने या सिक्के ढालने शुरू कर दिए। फलस्वरूप यह असफल रहा। एक वेब सीरीज देखें हैं फर्जी, शाहिद कपूर वाली, देखें हैं? लगभग वही कॉन्सेप्ट है। अब सोचो कितनी मेहनत करके एक नोट को प्रिंट करने की, नोट का कॉपी करने की कोशिश करता है, कई बार पकड़ाता है, फिर उसमें जहाँ जहाँ करेक्शन था वो सब करता है। लास्ट में जा करके इतनी मेहनत के बाद अगर वो एक नोट बना पा रहा है तो कितनी मेहनत किया है। और ये लोग, राजा की गलती है भाई, कॉइन जब बना रहा है, कॉइन ढाल रहा है तो उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स, ऐसे मार्किंग होने चाहिए जिसको कि लोग कॉपी ना कर सके। आज के टाइम पे अगर सपोज 1000 रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट जो भी मार्केट में सर्कुलेशन में है, उसको फोटो कॉपी करा के अगर मार्केट में सर्कुलेशन में लाया जा सके तो कितना मजा आएगा। एक नोट कमाएंगे, बाकी फोटो कॉपी दुकान चलाएंगे फिर। ठीक, जब भी नोट पड़ा, जब भी जरूरत पड़ा तो एक आध फोटो कॉपी निकाले, 2-3 निकालिए, काम आ जाएगा करके, और उसको लेकर के चले जाएंगे मार्केट में। यही चीज़ इनके साथ में हो रहा था। इन्होंने अपने कॉइन्स बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उसके कॉपी होने को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, देखा कि कोई एक आध मार्किंग है, लोगों ने आसानी से उसको कॉपी कर लिया। जो तांबे के सिक्के राजा के सरकारी टकसाल में ढाले जा रहे थे, उसी की सेम कॉपी लोग अपने घर में बना ले रहे थे। तो अब पहचानना मुश्किल हो गया कि राजा के कॉइन्स कौन से हैं और घरों में ढाले गए कॉइन्स मुश्किल हैं, कॉइन्स कौन से हैं। फलस्वरूप क्या हुआ, राजा ने जो अपने यहाँ ढाले थे वो तो वापस आ गए। नोटबंदी का सिस्टम देखे थे ना, 2016 में नोटबंदी, तो 99% कहा जाता है कि नोट वापस आ गए सरकार के पास। 99% अगर नोट वापस आ गए तो ब्लैक मनी कौन सा था, मतलब जो लोग फर्जी तरीके से छापे थे वो नोट भी अल्टीमेटली सरकार के पास पहुंच गए हैं, बड़ी मात्रा में पहुंच गए हैं। ठीक है, वही चीज यहां पे हुआ इनके साथ भी। जो सिक्के इन्होंने छापे भी नहीं थे, उनके बदले भी इनको सिल्वर के कॉइन्स लोगों को बांटने पड़े थे। इसी वजह से ये पूरा सिस्टम फेल हो गया। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, 4 हो गया। नेक्स्ट पांचवा है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, ये खुरासान जो है आपका ईरान या इराक वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, ईरान मतलब वर्ल्ड मैप आप ध्यान कर पाएंगे, भारत हो गया, उसके पीछे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, इस तरीके से। तो ईरान या इराक में से कहीं पे एक जगह है खुरासान नाम से। ठीक, और यहाँ पे मंगोलों का शासन था। मंगोल कहाँ से थे, चाइना वाले एरिया पे शासन था इनका। मंगोलों का शासन था खुरासान में। अब ये चाहता था गयासुद्दीन तुगलक कि खुरासान को अपने कब्जे में लिया जाए ताकि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे इसका कब्जा हो सके। ठीक, अब ये प्लान जो इसने बनाया था खुरासान को जीतने का, उसके लिए क्या किया इसने, अपने सैनिकों को 1 साल का सैलरी एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, एडवांस सैलरी पे कर दिया अपने सैनिकों को। बाद में ये जो प्लान था खुरासान पे युद्ध करने का वो फेल हो जाता है, मतलब आक्रमण करता ही नहीं है।
ये एडवांस सैलरी जो दिया था वो जब मांगता है सैनिकों से तो वापस नहीं मिल पाता, मतलब ये वाला प्लान भी इसका फेल हो जाता है। लिख लीजिएगा इसमें, खुरासान मंगोलों द्वारा जीता गया क्षेत्र था। खुरासान मंगोलों द्वारा जीता गया क्षेत्र था जिस पर MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिस पर मोहम्मद बिन तुगलक अधिकार करना चाहता था। अधिकार करना चाहता था। इसके लिए सेना को अग्रिम वेतन, इसके लिए सेना को अग्रिम वेतन दे दिया गया। इसके लिए सेना को अग्रिम वेतन दे दिया गया। बाद में यह अभियान टाल दिया गया। बाद में यह अभियान टाल दिया गया, ठीक है, और फलस्वरूप यह असफल रहा। नेक्स्ट, छठवां स्कीम। छठवां स्कीम है, एक और अभियान इसने चलाया था कराचील के लिए। कराचील अभियान। कराचील अभियान भारत में ही है। भारत में लगभग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में एक बर्फीला एरिया था कराचील नाम से, इसको कब्जा करने का ये प्रयास कर रहा था, ठीक। अब वहां पे जाने के बाद इसके जो सेना थे जनरली एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहने के आदी थे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड फेस करने के आदी नहीं थे। दिल्ली का मौसम पता है आपको, मतलब नॉर्मल सिचुएशन ही है, मतलब कश्मीर जैसा तो माहौल नहीं रहेगा वहाँ पे। कराचील भेजे तो आधे लोग जाने के समय ठंड से मर गए, आधे लोग आने समय ठंड से मर गए, मतलब इसकी स्थिति भी वैसे हुई राजधानी। ये लोग गर्मी से मर गए और ये लोग ठंड से मर गए, ठीक। तो ये अपना कैलकुलेशन नहीं कर पाया कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन है, और ये लोग ठंड से निपट गए, ठीक। तो कराचील अभियान में इसके बहुत सारे सैनिक, कहा जाता है कि 20,000 25,000 की सेना में से सिर्फ 5-6 सैनिक वापस लौट करके दिल्ली वापस आए थे राजा को सूचना देने के लिए कि प्लान फेल हो गया है करके, ठीक। लिख लीजिएगा इसमें, कराचील अभियान में लिखिएगा, यह हिमाचल और चीन के मध्य, यह हिमाचल और चीन के मध्य ठंडा क्षेत्र था। ठंडा क्षेत्र था। इसकी सेना जंगल में भटकने और इसकी सेना जंगल में भटकने और ठंड के कारण समाप्त हो गए। इसकी सेना जंगल में भटकने और ठंड के कारण समाप्त हो गए, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख इसके स्कीम्स थे या फिर प्लान्स थे जो कि एक एक करके बैक टू बैक सब फेल होते चले गए, और इसके बाद में कुछ नए स्कीम चलाने का ये सोचा भी नहीं, ठीक। इतना फेल हो गया था कि अब नया कुछ करने का मन नहीं कर रहा था इसको, ठीक है। इसके बाद में नए शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही कजिन था, चचेरा भाई था,
खैर काम की चीज़ ये है कि इसने कुछ महत्वपूर्ण शहर बसाए थे, नगर बसाए थे, वो नोट कीजिएगा। लिखिएगा पहला पॉइंट, इसने एमबेटी का नाम क्या था? जूना खां। ठीक है, इसने जूना खां के याद में जौनपुर कहां पे है? मिर्जापुर देखे हैं? मिर्जापुर में एक जगह का नाम आएगा जौनपुर। ये सारा कुछ यूपी के आसपास का, यूपी के बॉर्डर एरिया में शामिल है। इसने जूना खां की याद में जौनपुर शहर बसाया। यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जौनपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां भी था। ठीक है, जौनपुर महत्वपूर्ण कीवर्ड है, इसको याद रखेंगे। अपने भाई जूना खां की याद में जौनपुर शहर बसाया। इसके अलावा फिरोजाबाद, ये सब यूपी में बसे हुए शहर हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, ये एक अलग है, हिसार हरियाणा में है, बाकी तीनों यूपी में है, तथा हिसार शहर बसाया। हिसार शहर बसाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सिंचाई कर के रूप में इरिगेशन टैक्स, जो सरकारी संपत्ति से सिंचाई करेगा, मतलब नहर से, कुएं से, उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसने सिंचाई कर के रूप में उपज का 1/10 भाग निर्धारित किया। इसने सिंचाई कर के रूप में उपज का 1/10 भाग निर्धारित किया। इसके पहले के शासक लोग सिंचाई के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं सरकारी खर्च से, और ये सिंचाई पर टैक्स लगा रहा है। इसने सिंचाई पर कर के रूप में 1/10 भाग निर्धारित किया। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार वाले में इसका जिक्र आया होगा, ठीक है, 3-4 लोगों का नाम आपने लिखा था वहां पे। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण पूरा करवाया। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला, एक मैदान है, बड़ा फेमस है, फिरोज शाह कोटला मैदान। इसने फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया। इसने फिरोज शाह किले का निर्माण करवाया। फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके शासनकाल में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया।
इसके शासनकाल में जगन्नाथ मंदिर को, पुरी का जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। नेक्स्ट लिखिएगा प्रशासन में या प्रशासनिक बदलाव। इसने बहुत सारे लोगों को दास बना करके रखा हुआ था, तो दासों की व्यवस्था के लिए इसने एक अलग से विभाग ही बना दिया था जो दासों की देखरेख के लिए और दासों के व्यापार को नियंत्रित करता था, दीवाने बंदगान नाम से। लिखिएगा इसने प्रशासनिक बदलाव में पहला पॉइंट, पहला है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। डैश करके लिखिएगा दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट, ये दीवान का मतलब है यहां पे विभाग से है, एक अलग विभाग बना दिया गया। वैसे ही एक विभाग बनाया इसने दीवान ए खैरात। खैरात क्या होता है? ये शब्द सुने ना पहले, खैरात, खैरात में बांटना मतलब दान देना। दान विभाग, दान विभाग। नेक्स्ट, दीवान ए सफा। राजू श्रीवास्तव का एक ऐड आता था, पेट सफा हर रोग दफा, ऐसा करके। ठीक है, दवा खाना, दवा खाना अलग अलग जगहों पे हॉस्पिटल्स कह सकते हैं। दीवान ए सफा, दवा खाना। और इसी से संबंधित एक और शब्द है, दीवान नहीं है इसमें, दारुल सफा है। ऐसा दवा खाना जहां पे दारू बांटा जाए, दारुल सफा। लिखिएगा इसमें निःशुल्क चिकित्सा हेतु, निःशुल्क चिकित्सा हेतु मतलब जो खैरात का पैसा, मतलब दान का पैसा से चलने वाला हॉस्पिटल कह सकते हैं। और दीवाने सफा राजा के कंट्रोल के अंदर रखे गए दवाखाना, एक था दवाखाना और एक था निःशुल्क चिकित्सा हेतु। दीवाने सफा और दारुल सफा। इसके बाद में ये तो प्रमुख प्रशासनिक बदलाव हो गए, ये प्रमुख विभाग हो गए। इसके बाद में एक और व्यवस्था इसने चालू किया था जिसमें सैनिकों का पद इसने वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, उस प्रथा का नाम नोट कर लीजिएगा। सैनिक अब वंशानुगत होने लगे थे। लिखिएगा एवज, एवज एक सुने हैं, उसको एवजी कर दीजिएगा। एवजी प्रथा, एवजी प्रथा। सैनिकों का पद वंशानुगत किया। एवजी प्रथा, सैनिकों का पद वंशानुगत किया। यह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। सेना को हमेशा एक, मतलब इंडियन आर्मी में ऐसा हो जाए, सोचो कि उनके पुत्र या पुत्रियां मतलब बिना कोई टेस्ट दिए, मतलब पापा सेना में थे करके बच्चे भी सेना में जाने लग गए, बिना किसी योग्यता के रखेंगे सेना को, तो जाहिर है एक समय के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपकी सेना कमजोर हो जाएगी। ठीक, प्रॉपर ट्रेनिंग, एक रिग्रेस ट्रेनिंग से आने वाले लोग और फ्री में पहुंचने वाले लोग, दोनों में डिफरेंस तो रहेगा ही। तो एवजी प्रथा की वजह से इसका जो सेना है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। मतलब इस वंश के अंत होने का एक रीजन ये भी था, सेनाओं का कमजोर होना, एवजी प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा
यह धर्म के प्रति कट्टर शासक था। यह धर्म के प्रति कट्टर शासक था। धर्म के प्रति कट्टर शासक था। एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है इसी चीज को लेकर के, क्योंकि धार्मिक कट्टरता की वजह से इसे औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। इसे औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। इसे औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। यह धार्मिक रूप से कट्टर था, इसे औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। औरंगजेब भी वैसे ही था, इसीलिए इसको औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। ब्राह्मणों पर जजिया, पहले क्या होता था, जो जजिया लगाया जा रहा था वो नॉन मुस्लिम्स पर तो लगाया जाता था, पर वो उसमें ब्राह्मण एक्सक्लूडेड रहते थे, ब्राह्मणों को उससे बाहर रखा जाता था। नॉन मुस्लिम्स में हिंदू ब्राह्मण जो होते थे वो बाहर रहते थे, पर इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था। सरकारी खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था। हज यात्रा पता है सभी को? आपके कोई मुस्लिम मित्र नहीं है? मक्का मदीना नाम तो सुने हैं ना? वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है उसको कहा जाता है हज यात्रा। कोई सामान्य मुसलमान अगर जाता है उसको हज यात्रा कहते हैं। हज यात्रा जाने के लिए कई रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हो, इसने अपने जीवन की लगभग सभी जिम्मेदारियां मुक्त कर ली हो। मतलब लगभग बड़े बुजुर्गों के लिए जो धार्मिक यात्रा है, हमारे यहाँ चार धाम यात्रा होता है ना हिंदू कल्चर में, वैसे इनके लिए हज यात्रा है। हमारे यहाँ चार धाम यात्रा, वैसे ही इनके लिए हज यात्रा है। अपनी जीवन की लगभग सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हो, और अगर किसी प्रकार का अपने जीवन में कर्ज लिया हो तो उन सभी कर्ज को चुका लिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो हज यात्रा कर सकता है। ठीक है, हज यात्रा करने वाले का मुस्लिम सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो जाता है, और उस व्यक्ति को फिर हाजी कहा जाता है। हाजी साहब कह देंगे जनरली, उनको सम्मान के रूप में उनको हाजी साहब कह देते हैं। ठीक है, हज करने वाला व्यक्ति हाजी हो जाता है। ठीक, और उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि शराब या कोई भी जो गलत आदतें हैं उनसे उनको मुक्त होना पड़ता है, होते नहीं है। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे किसी भी कल्चर में कोई व्यक्ति अगर धार्मिक यात्रा कर चुका हो तो सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाता, वैसे ये भी नहीं छोड़ पाते हैं। पर हज यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है मुस्लिम संप्रदाय में। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि हज यात्रा तभी सफल होती है जब अपने खर्चे पर किया जाए, लेकिन सरकारी खर्च पर करवाया जा रहा था इनको। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इनके बारे में। और लास्ट एक बहुत कम समय के रहने वाले अंतिम शासक हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा, नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये अंतिम शासक हैं इस वंश के, नसीरुद्दीन महमूद शाह। फिरोज शाह तुगलक के बाद में नसीरुद्दीन महमूद शाह। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का या तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ।
तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। ये करीना का लड़का नहीं है ना? इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। ठीक, जब उसने अपने लड़के का नाम तैमूर रखा था तो बहुत लोग इसी नाम को लेकर के विरोध में थे, कोई और नाम नहीं मिला क्या, तैमूर नाम रख लियो करके। ठीक है, इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। ये भी वहीं पे मंगोल टाइप का व्यक्ति था तैमूर, और कह सकते हैं कि चीन और मंगोलिया वाले क्षेत्र में शासक था। इसके समय में नसीरुद्दीन शाह के समय इसने भारत में आक्रमण किया था। ठीक, बस ये लास्ट व्यक्ति था, लास्ट बात थी तैमूर लंग का। जनरली प्रश्न एक पूछता है यहाँ पे, तैमूर लंग को इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, तैमूर लंग ने भारत में किस राजा के समय में आक्रमण किया था, ये एक प्रश्न मिलेगा आपको। तो अंतिम जो शासक था किस वंश का, कौन से वंश का शासक था अंतिम? तुगलक वंश का। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। इसके समय में आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल कौन कौन सा वंश बचा अपना, सैयद और लोधी वंश, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मंगोल तरफ के